हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब आरपीवाई पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बिल्कुल आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा और आपने पढ़ाई को आप सुचारू रूप से अच्छी तरह से कर रहे होंगे और पूरे मन और जोश के साथ, लगन के साथ आप कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल अपने पेरेंट्स के बताए हुए जो उनके सपने हैं उनको साकार करने पर आप पूर्ण जोर लगा रहे होंगे। जैसे कि हमने हमारी लास्ट क्लास में आपसे डिस्कशन किया था, बात की थी कि लास्ट वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे थे। उसमें हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकाला था, एक वेग समीकरण निकाल लिया था, इक्वेशन निकाली थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, शून्य कोटि अपव्यय के लिए कैसे अर्धायु काल, हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला निकाला। फिर उसके ग्राफ नोट किए थे, ठीक है, उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया था। फिर मैंने कुछ आपको बेसिकली, ये जनरली हमें केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जहाँ भी लॉगरिथम लगता है वहाँ ये वैल्यूज़ काम आती हैं। तो उन वैल्यूज़ के लिए मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे कि आप वैल्यू में क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा था लॉगरिथम में आप लगभग लॉग ई बेस मानते हुए लॉग 1 की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू 0.3010 और लॉग 3 की वैल्यू 0.4771 यहाँ तक याद रख लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। फिर मैंने बताया था कि 4 को कैसे फाइंड आउट करेंगे और लॉग 8 हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है एक डिजिट से बड़ी संख्या हो तो तब भी कैसे किया जाएगा, मैंने बताया था। लास्ट हमारी बात चल रही थी किसके, एंटी लॉग को कैसे ज्ञात करें, यदि एंटी लॉग आ जाए तब क्या करें। ध्यान दीजिए, लॉग का अपोजिट क्या है, एंटी लॉग है। सपोज दैट, जैसे मान लो लॉग का एंटी लॉग लगाते हैं, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये वाली जो वैल्यूज हैं, इनके क्या लगा देंगे हम, एंटी लॉग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एंटी लॉग। जैसे आपके पास वैल्यू आ जाए 0.3010 और उसके आगे क्या लगाओ, एंटी लॉग, एंटी लॉग। तो ध्यान दीजिए, लॉग में जो वैल्यू होती है ना, ये किसने की वैल्यू आपको बताया, सामने दिखाई दे रही है, कितने की है, 2 की। तो एंटी लॉग में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एंटी लॉग का मीनिंग समझिए। जैसे हमने पीछे क्या पढ़ा था, लॉग ई 2 इक्वल टू 0.3010। अब मुझे करना क्या, ये जो लॉगरिथम है इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल आपके पास आ जाएगा log e बेस माइनस पावर 1 और फिर क्या आ जाएगा 0.3010। ठीक है, यानी इसी को तो एंटी लॉग बोलते हैं। या फिर इसके साथ लॉग लगा देंगे, अब दोनों बोथ साइड, या फिर आप कर सकते हो बोथ साइड लॉग से गुणा करो, तो लॉग वाली संख्या को तुरंत को गुणा करेंगे तो एंटी लॉग आएगा। ठीक है, तो आप जनरली सीधा याद रखना कि लॉगरिथम में जो 0.0 कुछ भी वैल्यू होती है पॉइंटों में, वो सारी वैल्यू पे किसकी होंगी, एंटी लॉग में वैल्यू मानी जाएंगी। तो एंटी लॉग में इनकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगी, आपको थोड़ा सा ध्यान भी रख लेना है। जैसे एंटी लॉग आ जाए 0.301 समथिंग, ऐसी कुछ राशि आ जाए तो उसकी वैल्यू 2 होगी। ऐसे ये दिया जाए एंटी लॉग 0.4771, तो ध्यान दीजिए ये लॉग लॉगरिथम में कितने की है, वो एंटी लॉग में हो जाएगी। तो लॉगरिथम में कितने की है, 3 की। तो इसका मतलब इस पूरी वैल्यू का एंटी लॉग का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे लिखा हो आपके पास एंटी लॉग ई और यहाँ लिखा हो 0.6024। चलो और लिख देते हैं, जैसे लिखा हो यहाँ पे 0.9542। तो बताइए ये लॉगरिथम में कितने की वैल्यू है, 9 की है ना, ये 9 की वैल्यू है ना, इसका मतलब इस एंटी लॉग 0.9542 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ऐसे आप एंटी लॉग को ध्यान रख लेंगे। उसका मतलब जो राशि आपने पॉइंटों में उधर फाइंड आउट की थी ना, उन राशियों के एंटी लॉग इधर लग जाएगा तो ये लॉग की वैल्यू हो जाएगी, इधर से लॉग हट जाएगा, वो सारी वैल्यू हो जाएगी। चलिए, यदि आपके पास संख्या आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए एंटी लॉग, तब कैसे फाइंड आउट करें उसके बारे में हम बात करते हैं। मान लो कोई संख्या आपके पास एंटी लॉग में, तो आपको ध्यान रखना ये 2 प्रकार से, एंटी लॉग में 2 प्रकार से संख्या आ सकती है। पहली संख्या, पहला मैं दिखा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि यदि संख्या कैसी हो, धनात्मक हो। कैसी हो, धनात्मक हो, पॉजिटिव नंबर आए आपके पास, कैसा नंबर आए, पॉजिटिव नंबर आए, उस समय क्या करेंगे। तो यदि पॉजिटिव नंबर आएगा तो उस समय आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास आया एंटी लॉग, क्या आ गया आपके पास एंटी लॉग, फिर क्या आ गया यहाँ पे 39, एंटी लॉग 39 पॉइंट और यहाँ आ गया 3010। ठीक है, ये पूर्ण किस में है, पॉजिटिव है, प्लस में वैल्यू है यहाँ पे। ऐसा ही एक बार माइनस में आ जाए आपके पास, क्या आ जाए, एंटी लॉग, जैसे आपके पास माइनस में आ जाए एंटी लॉग ई और यहाँ जैसे वैल्यू ले लेते हैं हम कोई -39.0.3010 ये वैल्यू। तो देखो पहले वाले में क्या है, पॉजिटिव,
दूसरे वाले में क्या है नेगेटिव। सेकंड कंडीशन में क्या आपके पास ऋणात्मक वैल्यू है। कैसी वैल्यू है ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक वैल्यू आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तब कैसे फाइंड आउट करें या कैसे उसकी वैल्यू को फाइंड करें। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ये जो संख्या लिखी है उसके पॉइंट से पहले जो भी नंबर है, ध्यान रखना ये जो डेसिमल लगा है उससे पहले जितने भी नंबर हैं उससे पहले जो भी नंबर हैं, जैसे यहाँ 39 है तो उनको हमेशा आप क्या लिखेंगे 10 की पावर में लिखेंगे। तो इसका तो हो जाएगा 10 की पावर 39, ध्यान रख लेना पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है उन्हें 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और शेष बची हुई वैल्यू पे हम एंटीलॉग लगा के देखेंगे। शेष बची हुई वैल्यू पे क्या लगा लेंगे हम एंटीलॉग लगाएंगे। तो बताइए यदि मैं यहाँ पे एंटीलॉग लगाऊं तो क्या आएगा एंटीलॉग ई, फिर इसको भूल जाओ आप क्योंकि ये तो पावर में चला गया, तो क्या बचा पॉइंट, आपके पास क्या बचेगा 0.3010। अब बताओ ये पॉइंट में ये जो वैल्यू लिखी है ये किसकी वैल्यू होती है लॉगरिथम में, अभी बताया था ये कितने की वैल्यू होती है 2 की होती है। कितने की होती है 2 की होती है। उस 2 को कहाँ लगा देंगे इसके आगे लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे। इस प्रकार से आप एंटीलॉग की वैल्यू निकालेंगे। अगेन दोबारा से आप देख सकते हैं। चलिए एक संख्या और ले लेता हूं मैं, नेगेटिव का बाद में बताता हूं, पहले एक पॉजिटिव और लेते हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास कोई वैल्यू आ गई, आपके पास संख्या आ गई एंटीलॉगरिथम लगाने से आपके पास वैल्यू आ गई कोई 82.954, ये वैल्यू आ गई। तो एंटीलॉग में से ऐसी वैल्यू, ऐसा तो है नहीं, 11th क्लास में बेसिकली आपको दे रखा है लॉग एंटीलॉग की वैल्यू। उस लघुगुणक की सारणी को लॉगरिथम टेबल को आप देख के फाइंड आउट करेंगे या याद रखेंगे, इतनी सारी वैल्यू याद भी नहीं रखी जाती, ठीक है। तो हमें ये मेथड अपनाना है, इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखो मैंने क्या कहा था, पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू उनको 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट से पहले देखो ये संख्या है, उससे पहले क्या संख्या है 82, तो इसको तो लिख देंगे 10 की पावर में 82 आ गया। से जो राशि उस पे एंटीलॉग लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे एंटीलॉग ई, फिर क्या आ जाएगा 0.952। ध्यान रहे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब एंटीलॉग लगाएंगे बची हुई राशि पे तो दोबारा ये 82 आगे मत लिख देना, उसकी जगह क्या जाएगा पॉइंट के बाद की वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू आपको पता है कितने की है 9 की, कितने की है 9 की, आपके सामने लिखी हुई भी है, ठीक है। तो ये 9 आ गया, तो ये 9 कहाँ लिखना आपको इस संख्या के मल्टीपल गुणा करके आगे लिख देना, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे ही आपको काफी आसान और इजी तरीके बताएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है और किस प्रकार से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जुड़े रहिए अपने हमारे एजुकेशन हब RPY चैनल पे। आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि हम केमिस्ट्री बहुत ही आसान तरीके से पहले भी सीख सकते थे, इस प्रकार से कहीं पर नहीं मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट जो हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली, यदि ऋणात्मक संख्या आ जाए, साथ में हम न्यूमेरिकल इजी कैसे हों उसके लिए कैलकुलेशन भी बताएंगे, कैसे इजी करें, किस प्रकार से लॉगरिथम वैल्यू का आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारे मेथड आपको बताए जाएंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी प्रत्येक पैटर्न के 1 या 2 क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा। और पर्टिकुलर यदि किसी बच्चे को विशेष दिक्कत है कि मुझे इस न्यूमेरिकल में दिक्कत है, वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं यदि ऋणात्मक वैल्यू आ जाए, मान लो आपके पास संख्या आ गई एंटीलॉग ई, मान लेते हैं कोई संख्या जैसे हमारे पास ये आ गई -39.7781, ये संख्या आ गई। अब इस बार पहले तो हम पॉजिटिव ले रहे थे, लेकिन इस बार क्या नेगेटिव संख्या है, क्या है ऋणात्मक मान है। तो मैंने आपको ध्यान रखना है कि पीछे जब धनात्मक था तो 10 की पावर में लिखा था, सीधा 10 की पावर में लिखा था, ठीक है। तो इस बार भी आपको 10 की पावर तो बनानी है, 10 की पावर में तो इसको लिखना है, बट क्या करना है एक जोड़कर मतलब -39 है तो इसमें माइनस का 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी ऋणात्मक में और ऋणात्मक 1 ऐड करेंगे, जिससे माइनस का कितना हो जाएगा 39 की जगह कितना हो जाएगा नेगेटिव का 40 हो जाएगा। दोबारा से ध्यान से सुनिए कि जो भी वैल्यू आएगी 39 नेगेटिव है उसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है। 1 ऐड कैसे करेंगे माइनस का, यानी माइनस में उसी संख्या को एक और बढ़ा देना है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 40। अब इसको 10 की पावर लिख देंगे, अब इसको किस में लिख देंगे 10 की पावर में लिख देंगे, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी -40। और शेष बची हुई राशि पे क्या लगा लेंगे एंटीलॉग लगाएंगे, क्या लगाएंगे एंटीलॉग। तो आप जान रहे एंटीलॉग लगाएंगे, लेकिन उसमें क्या कर रहे थे यहाँ एंटीलॉग लगा रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे पहले इस संख्या को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 1 में से क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे, तो 0.77 और 81, ठीक है।
जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू की निकल के क्या आएगी, इसको माइनस कर लो 1.0000, इसको माइनस करेंगे 0.7781, तो देखो आपके पास आएगा 9, यहाँ आ जाएगा 1, फिर आएगा 2 और फिर यहाँ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कोई ऐसी वैल्यू आ जाए, यहाँ पे ध्यान रखने कि ये जो एक में माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगी वो देखना ना नियरेस्ट किसके है। तो नियरेस्ट देखो ये 2 के भी नहीं है, 3 के भी नहीं है, क्योंकि 0 से तो बड़ा है और 0.3010 से तो क्या है, छोटा है। ठीक है, उससे छोटा है। तो बताइए कहाँ सी वैल्यू आएगी, ये लगभग कहाँ जाएगी, 1.77 कुछ वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। या फिर चलो यहाँ पे हम और मान लेते, दोबारा ले लेंगे एक और क्वेश्चन, तो यहाँ वैल्यू लिख देंगे उसको 1.7। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं हम इसका। ठीक है, मान लो आपके पास एंटीलॉग में कोई वैल्यू आ गई, एंटीलॉग में आपके पास कोई वैल्यू आ गई, जैसे ये आ गई -82.3010, ये वैल्यू आ गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, जो भी ऋणात्मक वैल्यू है, जो भी नेगेटिव वैल्यू है, उसमें एक माइनस और बढ़ा देंगे, एक माइनस और बढ़ा देंगे तो माइनस का 83 हो जाएगा। और इसको फिर पावर में लिखना है, ध्यान रखें, उसमें तो हम सीधा डायरेक्ट 10 की पावर में लिख रहे थे जब प्लस था तो। ठीक है, और ये वाली वैल्यू से इसका सीधा एंटीलॉग ले रहे थे, जो भी वैल्यू आ रही थी लगा रहे थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज है, जब नेगेटिव आएगी तो जो नेगेटिव है उसको और एक माइनस नेगेटिव बढ़ा देंगे, फिर उसको पावर में लिखेंगे, 10 की पावर में फिर लिखेंगे। और शेष जो बची हुई संख्या है, शेष जो बची संख्या है उसको एक में से पहले माइनस करेंगे, एक में से इसको माइनस करेंगे तो 0.3010, इसको एक में से पहले माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपके पास आएगा 0.6990। तो ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखी हुई, कितने की है, log 5 की। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू है, ठीक है, किसकी, 5 की। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना कि ये वैल्यू जरूरी नहीं यहाँ पे ये जो दे रखा मैंने सेम ऐसा ही आया, घटाने पर हो सकता है इनके बीच में आ जाए, जैसे 69 और 77 के बीच में आ जाए यहाँ पे 74, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 5.5 हो जाएगी, अप्रोक्स बीच में आएगी। तो थोड़ा सा आपको क्या लगाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, अपना माइंड लगा के यहाँ पे पॉइंटों में बीच में ले लेंगे वैल्यू को। जैसे मान लो लगभग 70 के आसपास आती है तो 5.2 या 5.3, तो इतना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है पॉइंटों में, लेकिन लगभग हम नियरेस्ट पहुंच जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या है, कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनको हम क्या करेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। चलिए हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो आपकी बुक में भी जनरली आपको मिल जाएगा। पहला उदाहरण है कि H2 और Cl2 की प्रकाश की उपस्थिति में, पहला एग्जांपल है, डायरेक्ट याद रखना है, ये एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल दिए डायरेक्ट काफी बार सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कि पूछ लिया जाता है कि सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट में H2 व Cl2 की रिएक्शन, H2 व Cl2 की जो रिएक्शन है वो किस प्रकार की या कौन से ऑर्डर की अभिक्रिया है। तो आप सीधा सा याद रखेंगे, जब सूर्य के प्रकाश में H2 और Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे आप HNO की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2HCl। और ये एक कैसी अभिक्रिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो, शून्य कोटि अभिक्रिया है। देखो इसका कोई भी ये नहीं कि कोई बताना पड़ेगा अलग से तरीका, सीधा आपको याद रखना है कि जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस की सूर्य की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या आएगा, 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक बनेगा, और वो कैसा बनेगा, आपको शून्य कोटि अभिक्रिया से। ऐसा ही एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है कि यदि उच्च दाब पर आप क्या करेंगे, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंस में यदि फॉस्फिन का क्या करेंगे, अपघटन यानी डिकम्पोजिशन करवाएंगे, किसका, फॉस्फिन का। यदि आप क्या करेंगे, लिख देता हूं मैं, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम का सिंबल क्या होता है, MO, क्या होता है, MO। यदि MO की प्रेजेंस में, की उपस्थिति में आप क्या करवाएंगे, फॉस्फिन गैस का, फॉस्फिन गैस क्या होती है, PH3, क्या होती है, PH3। इस गैस का यदि क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, अपघटन, ठीक है, अपघटन करेंगे, वियोजन करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो रिएक्शन मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी। रिएक्शन का समीकरण क्या होगा, 2PH3, और यहाँ क्या जाएगा आपका कैटलिस्ट उत्प्रेरक मोलिब्डेनम, यहाँ क्या जाएगा, हाई
एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, उच्च दाब, क्या जाएगा, उच्च दाब, उच्च दाब की या प्रेशर कह सकते हैं, हाई प्रेशर लिख सकते हो, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर की प्रेजेंस में, ठीक है, हाई प्रेशर की प्रेजेंस में उच्च दाब की उपस्थिति में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो फास्फोरस मिल जाएगा, साथ में मिलेगा 3H2, ठीक है। ये भी एक क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी एक क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए एक और बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल की। एक और एग्जांपल दे रखा है टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है अभी, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, टंगस्टन का सिंबल होता है आपके पास W, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं टंगस्टन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, टंगस्टन की सतह पर अमोनिया का अपघटन, क्या हो, टंगस्टन, टंगस्टन की सतह यानी सरफेस पर अमोनिया का अपघटन, अमोनिया क्या होती है, NH3, ठीक है। टंगस्टन क्या होता है, W, उसकी प्रेजेंस में यदि अमोनिया का क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, उसकी सरफेस पर उसका वियोजन करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, इस प्रकार से। यहाँ भी क्या लेना, सूर्य का प्रकाश लेना है, और क्या लेना, उच्च दाब, हाई प्रेशर लेंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस मिलेगी, N2 मिल जाएगा, साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस की 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये एग्जांपल आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है, सीधा याद रखना, आपको सीधा एग्जांपल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए टंगस्टन की धातु में, टंगस्टन धातु की प्रेजेंस में आपका अमोनिया का उसकी सतह पे अपघटन होना कैसी अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल और है, उसकी भी हम बात कर ही लेते हैं। एक लिखा होता है कि HI का गोल्ड की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, AU की प्रेजेंस में, सीधा बता देता हूं मैं, यदि HI का क्या करेंगे, वियोजन करेंगे, और किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे AU, ठीक है। AU किसका सिंबल होता है, AU सिंबल होता है गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का, यानी गोल्ड सोने के प्रेजेंस में यदि आप HI का क्या करेंगे, HI का डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है, डिकम्पोजिशन यदि करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आपको वही कंडीशन लगानी है, हाई प्रेशर, ठीक है, HP हाई प्रेशर लगाना है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 प्रकार की गैसें मिल जाएंगी, एक तो H2, साथ में क्या मिलेगा, I2, और ये भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल हो गए, इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिक निरूपण हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है, ग्राफिक रूप से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, इसका इक्वेशन देख लिया, इसके एग्जांपल्स देख लिए, उदाहरण देख लिया। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए इससे पहले जीरो कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया का कुछ हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक अभिक्रिया में, एक शून्य कोटि अभिक्रिया में वेग नियतांक, आपको जैसे क्वेश्चन दिया है कि इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट वैल्यू आर, एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये आपको दे रखा है। आपको कह रहा है कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया है जिसके लिए k की वैल्यू, k मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू दे रखी है। फिर क्या कह रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता है रिएक्टेंट की, वो क्या है, 0. यानी प्रारंभिक सांद्रता को किससे नोट किया था हमने नोट किया था R0 से, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, प्रारंभिक सांद्रता, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया था हमने इक्वेशन में, R0 से, वो दे रखी है। क्या कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता है जो रिएक्टेंट की, वो क्या है आपके पास है, 0.4 m या मोल, ठीक है। चलिए और फिर आपको कह रहा है कि हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या करनी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ ज्ञात करनी है, हाफ लाइफ ज्ञात करनी, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, T हाफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, T हाफ, T 50%। अब ध्यान दीजिए, यदि क्वेश्चन में आपको बोल दिया उसने कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर वो नहीं भी बोलता तो अपन क्या करते हैं, जो रेट कांस्टेंट दिया है उसकी यूनिट से भी हम पहचान कर सकते थे कि ये क्या है, जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। मान लो यदि ये यहाँ पे ये जो यूनिट दे रखी है, ये ऐसा नहीं होकर सीधा क्वेश्चन में बताते हैं कि एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है, और इसकी जगह मान लो यूनिट ये दी होती है सेकंड इनवर्स, क्या दी होती है, सेकंड इनवर्स। तो हम जानते हैं ना कि पीछे रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली थी जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड के लिए, किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स होता तो हम क्या समझते कि ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए ठीक है, इसलिए हमें यहाँ बता भी दिया है। बाकी इस यूनिट से भी हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्या बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में? तो आप जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर अवक्रिया के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि उसका हाफ टाइम यदि हम क्या निकालेंगे, अर्धायुकाल निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता बटे 2K, यही था ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखिए, देखो आर आपके पास है क्या है, 0.4, नीचे 2 इंटू के की वैल्यू डायरेक्ट पे रखिए 2.5 इंटू 10 की पावर -4 पावर है, ऊपर जाएंगी तो +4 हो जाएंगी, तो ऊपर आ गया 0.4 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 4, नीचे क्या है 2.5 को 2 से मल्टीपल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब बताइए क्या इसको हम इधर रख सकते हैं एक जीरो, तो एक मान लो 10 से गुणा कर देते हैं, तो इसको मैं 0.4 इंटू 10 गुणा 10 की पावर 3, यानी मैंने 4 पावर में से एक पावर कम करके इसके साथ गुणा कर दी। ठीक है, 10 बना के उसको गुणा कर दिया तो 5 आ गया। यहाँ से इसको गुणा करेंगे मल्टीपल 40 इंटू 10 की पावर 3, 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यदि इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, तो 8 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, और क्या है समय है तो सेकंड ही आएगी, यूनिट क्या आएगी, सेकंड आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा ये इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे अच्छा 4 आएगा भाई, 2 जीरो कम कर लेते हैं, चलो 2 कम कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तब हो जाएगा 40 हमारा, ये इस प्रकार से यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 10 की पावर क्या जाएगी 2, यानी 800 सेकंड आ जाएगा आपके पास। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो 800 सेकंड। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ऐसे एक और क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि एक रिएक्टेंट है 20 मिनट में उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 2m से क्या हो जाती है 4m से क्या हो जाती है 2m हो जाती है। वो क्या कह रहा है कि एक रिएक्टेंट है, एक अभिक्रिया है, एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है प्रारंभिक या जो प्रारंभिक सांद्रता है वो रिड्यूस हो जाती है, 20 मिनट में क्या हो जाती है 2m हो जाती है। ठीक है, तो बताइए इस रिएक्शन में यदि ये दोबारा रिएक्शन करवाएं तो उसी रिएक्शन में यदि 2 से लेकर 0.5 m तक कंसंट्रेशन होने में कितना समय लगेगा। चलिए इसमें भी आपको 2 केस दे रखे हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, देखिए इन केस फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में कह रहा है कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास क्या थी 4m थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये कंसंट्रेशन रिड्यूस होके कम होके कितनी हो गई, R इक्वल टू क्या हो जाएगी 2m हो गई। और फिर कह रहा है कि इस रिड्यूस होते समय यानी ये कंसंट्रेशन रिड्यूस होते टाइम इसको कितना समय लगा, 20 मिनट का समय लगा। क्या लगा, 20 मिनट का समय। इसका मतलब आपको टी भी दे रखा है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, टी की वैल्यू। ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रिएक्टेंट को 20 मिनट में उसकी कंसंट्रेशन है, सांद्रता है वो 4m से 20m हो जाती है। ठीक है, तो बताइए इसी रिएक्टेंट, दूसरी कंडीशन में इधर लिख देता हूँ, केस सेकंड में क्या कह रहा है, बताइए यदि ये रिएक्टेंट हो, सेम यही रिएक्टेंट हो और इसकी प्रारंभिक कंसंट्रेशन क्या हो, यदि 2m हो और उसकी अंतिम कंसंट्रेशन क्या हो, फाइनल जो सांद्रता अंतिम सांद्रता है वो क्या हो जाए 0.5m हो जाए, तो बताइए इसमें कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो ध्यान दीजिए शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। हमने जो पीछे फॉर्मूला लिखा था वो बीच में एक फॉर्मूला भी लिखा था, क्या लिखा था याद कीजिए, वहां पे आपने लिखा था T इक्वल R0 माइनस R अपॉन T, ऐसा लिखा था क्या कहीं पे, सॉरी K अपॉन K, ऐसा कहीं पे समीकरण लिखा था ना। चलिए अब आपको देखो देखने पर समीकरण में नहीं पता चल रहा, लेकिन आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में। ये देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि 2m से सांद्रता
कितनी, पहले 4m थी फिर 2m हो गई, यानी 4m से कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर 2m हो गई। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 से ये जो 4 है 4 से 2 हो गई, इसका मतलब आधी हो गई कि नहीं हो गई, हुई ना। यानी ये जो दे रखा रिएक्टेंट है वो अब हमारे पास क्या था, मान लो 4, इसको 4m छोड़ो, आप ये मानो कि इसके 4 मॉलिक्यूल थे, 4 अणु थे, 4 में से 2 अणु बचे हैं और 2 अणु किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में, 2 किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट। तो देखो जो प्रारंभिक जितने मॉलिक्यूल थे रिएक्टेंट के, उससे आधे रिएक्टेंट हो गए ना। तो हमने यही तो पढ़ा था हाफ लाइफ में कि किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में, अभिक्रिया में रिएक्टेंट, किसी भी अभिक्रिया में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रारंभ से यानी इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ हो जाए तो उस टाइम को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। इसका मतलब ये जो 20 मिनट दे रखा ना, ये आपको बोलकर नहीं दिया उसने क्वेश्चन में, लेकिन इस बात से हम समझ गए कि यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन, ये जो टाइम दिया गया है ना, ये टी हाफ दिया गया है। क्या दिया गया है, टी हाफ। चलो कुछ भी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीधा वैल्यू रखनी है। टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 मिनट। क्या है, 20 मिनट। कंसंट्रेशन क्या दे रखी है आपके पास, प्रारंभिक तो है 4m और लास्ट इनिशियल के बाद फाइनल क्या है, 2m। और के आपको दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखा। तो यहाँ से के निकालेंगे, के बराबर क्या जाएगा आपके पास है, इसको माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2k। ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास। चलो मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, लिख ही देता हूँ, 20 यहाँ पे आ जाएगा 2k। आप बताइए के निकालना, तो के को यहाँ ले जाएं, 20 को यहाँ लिख दें, तो आपके पास क्या जाएगा, के इक्वल टू 20 2/20, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे, एक मान के क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा, वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2k 20 के गुणा 20 आएगा, 20 यहाँ डिवाइड हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, 1/10, यहाँ k की वैल्यू आ गई आपके पास 1/10। चलिए दूसरे समीकरण में देखते हैं। दूसरे समीकरण में आपके पास वैल्यू वही, आपको क्या लगाना है, टी का समय याद करना है। टी बराबर आपके पास क्या फॉर्मूला है, इनिशियल माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन के। रखिए इनिशियल क्या है 2, फाइनल क्या दे रखिए 0.5, के कितना दे रखा आपको, के दे रखा नहीं है, हमने फाइंड आउट किया पहले केस से। ठीक है, तो क्या आया 1/10। तो पहले इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या जाएगा, आपके पास आएगा ये 1.5। नीचे क्या है 1/10 है, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आपके पास टी आ गया कितना, 15 मिनट। यहाँ तक कहता, सॉरी 15 सेकंड, मिनट में है क्या, चलो मिनट में क्वेश्चन दे रखा है तो ये मिनट ही आएगा, और सेकंड दे रखा होता सेकंड आ जाता। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर आपको ये भी पूछ लेता इसी क्वेश्चन में कि बताइए कि प्रारंभिक समय यानी पहले केस का समय और दूसरे केस का, दोनों केस में या दोनों कंडीशन में जो समय लगा उसका रेशियो निकालिए, तो रेशियो भी आप निकाल सकते हैं ना। रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इधर लिख देता हूँ मैं, रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाला समय क्या है, टी हाफ है, और बाद वाला टाइम देखो क्या है, टी हाफ है या टी 75 है, चेक करो। देखो ये 2 से सांद्रता अगर 1 होती तब तो कहते आधी है, लेकिन 1 से भी आधी हो गई 0.5, इसका मतलब 75% कम हो गई ना। जो टी 75% है, ये क्या है टी 75, या कह सकते हैं 3/4, 3/4। टी हाफ क्या है 20 मिनट, और ये क्या है 15 मिनट। रेशियो निकालेंगे तो क्या जाएगा 4:3। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बार बार वीडियो को देखें, थोड़ा सा स्लो स्पीड में देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। पूरी कंडीशन हमने देख ली, उसका ग्राफिक निरूपण भी देख लिया, उसके समीकरण भी देख लिए, उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, और उसके एग्जाम्पल भी हमने लिख लिए जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं। या तो आपको सीधा पूछ सकता है कि H2 की HCl की क्रिया सूर्य के प्रकाश में कराने पर कैसी ऑर्डर होगी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक सूत्र कैसे निकालते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसकी, प्रथम कोटि अभिक्रिया। हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक समीकरण कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बात की वैसे ही हम यहाँ बात करें कि माना कि कोई रिएक्टेंट है हमारे पास R, कोई अभिकारक है रिएक्टेंट R, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट P में। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि प्रारंभ में
ठीक है। हमने मान लिया कि प्रारंभ में, एक तो बात करते हैं प्रारंभ में किसकी, हम चलो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ इसको, ये लिखा मैंने R और यहाँ लिख दिया मैंने P, ठीक है। उत्पाद की सांद्रता की बात करते हैं हम कब, प्रारंभ में, ठीक है। प्रारंभ में किसकी सांद्रता की, अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता की बात करते हैं। जैसा हमने जीरो ऑर्डर में किया वैसा ही यहाँ करेंगे पहले, ठीक है। ये उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। मान लिया कि शुरुआत में t बराबर 0, t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, t इक्वल टू 0 टाइम, इसका मतलब जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई उस समय की बात कर रहा हूँ। तो उस समय आप जानते हैं कि जब अभिक्रिया हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की, अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं की, इसका मतलब रिएक्टेंट हमारे पास होगा, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस समय 0 रहेगी, जबकि रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन रहेगी, सांद्रता रहेगी। अभिकारक उस समय रहेगा, उत्पाद बिल्कुल नहीं रहेगा। अब मैं मानता हूँ प्रारंभिक सांद्रता को वहां लिया ना, वैसे ही हम यहाँ पे भी किससे नोट कर लेते हैं, R नोट से। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, R नोट से, इनिशियल प्रारंभिक, ठीक है। 0 का मतलब है जब t बराबर 0 समय, R 0 इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। यदि इसी को एट t टाइम पे, किसी समय t पर बात करें, तो मान लिया कि रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो गया, उसमें से कुछ वैल्यू प्रोडक्ट में बदल गई, और यहाँ पे प्रोडक्ट में बदल गई। तो हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू है वो कितनी मात्रा, हम मानते हैं कि इसकी क्वांटिटी जो है वो R से कितनी कन्वर्ट हो गई। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास x मान ले या R मान लो, चलो कुछ भी मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, एक प्रकार से आपके पास से R नोट से कम हो गई, R नोट से कम हो गई, किसमें, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। मैं यहाँ बात कर रहे थे हम आगे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी कुछ मात्रा इसमें से क्या हुई, प्रोडक्ट में चेंज हो गई। x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लिया कि यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास बच गया R t समय बाद, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन R बच गई। तो हम ये जो R है, इस R को यदि फाइंड आउट करना चाहिए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि इनिशियल यानी प्रारंभिक R में से ये R माइनस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो x आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, ये नहीं समझ में आई तो इस बात को एक तरीके से और समझा देता हूँ, फिर लिख लेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये क्या थी, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट थी, इसमें से x क्वांटिटी, ठीक है, x मात्रा में प्रोडक्ट बन गया। अब बात करिए कि ये जो रिएक्टेंट था R नॉट, उसमें से x यदि प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया, तो बताइए x तो कम हो गया इसमें से, तो इसको क्या मैं यहाँ पे R नोट माइनस x लिख सकता हूँ। और इसी को हम क्या मान रहे हैं, R मान रहे हैं, इसी को क्या मान रहे हैं, R मान रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, यदि मैं इसको R मान लूँ, फाइनल को क्या मान लूँ मैं, R मान लूँ, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू x की वैल्यू यदि निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, R नोट में से R माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा। यानी आपके पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, प्रारंभिक सांद्रता में से अंतिम सांद्रता माइनस कर देंगे तो बने हुए उत्पाद की क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, मात्रा या कंसंट्रेशन आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका मीनिंग ये है कि R नोट में से ये कम हो गया, तो इसकी जगह मैं ये यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो x की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ मैं कि R नोट माइनस R, ठीक है। चलिए, अब हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दर नियम लगाएंगे। दोनों समीकरण इक्वल है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो यहाँ पे रेट लो, दर नियम लगाएंगे, रेट लो, ठीक है, रेट लो के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेट लो नियम है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, किसी भी रिएक्शन की रेट है, किसी भी अभिक्रिया की दर है, वो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। और सक्रिय द्रव्यमान की गुणनफल की यदि प्रथम घात के समानुपाती होती है तो उसे क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। यदि एक्टिव मास के रिएक्टेंट के एक्टिव मास की फर्स्ट पावर के यदि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो उसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि अभिकारक अणु के सक्रिय द्रव्यमान की शून्य पावर के समानुपाती है तो कहेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया, 2 पावर के समानुपाती है तो सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम क्या कहेंगे, किसी भी रेट लॉ से कहते हैं किसी भी अभिक्रिया की जो रेट है वो उस अभिक्रिया की रेट, उस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होने वाले रिएक्टेंट, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु के सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास की प्रथम पावर के यानी फर्स्ट पावर के यदि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो तो उसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इसे कहेंगे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, प्रथम कोटि। अगर यहाँ पे जीरो पावर होती क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया, 4 हो जाती तो 4, 2 होती तो 2, ठीक है, जनरली 2 से ऊपर कम ही मिलती हैं।
चलिए बात करते हैं, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको क्या हम रिएक्टेंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल जैसा वहां किया था वैसे माइनस डी आर अपॉन डी टी, ऐसा ही किया था ना वहां पे शून्य कोटि के लिए। प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी पी अपॉन डी टी, ये बात हमने पहली लाइन से कर ली थी, ये सारी बातें। डी आर अपॉन डी टी, माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, समय के साथ डिक्रीज होती है, जबकि प्रोडक्ट की बढ़ती है तो वहाँ प्लस रहता है। और क्या लिख देंगे, समानुपाती, यदि समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का सिंबल यदि हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे कोई, तो कांस्टेंट राशि क्या लेते हैं, के लेते हैं हम, तो उसके एक रख देता हूँ, यहाँ क्या जाएगा आर की पावर 1। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? चलिए आगे किसी भी दो टर्म को बराबर लेते हैं, तो मैं पहले वाले में लिया था ना जैसे जीरो ऑर्डर में, वैसे इन दो टर्म को बराबर लेता है, डी आर अपॉन क्या जाएगा डी टी, डी आर अपॉन डी टी, और इधर आ गया आपके पास के और आर की पावर 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, किसी की पावर 1 हो उसका मान यही आएगा, जैसे मान लो अक्स की पावर 1 आ जाए तो अक्स ही आएगा, बी की पावर 1 आ जाए तो बी आएगा, तो ऐसे यहाँ पे आर की पावर 1 है तो आर ही आएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि ऐसा यदि लिख दिया आपने तो अब क्या कर सकते हैं, ये जो समीकरण है इसमें से माइनस चिन्ह को मैं उधर गुणा कर सकता हूँ, ठीक है, नेगेटिव सिंबल को उधर मल्टीपल करेंगे तो आपके पास ये समीकरण इस प्रकार से आ जाएगा, डी आर, ठीक है, अपॉन डी टी और माइनस के आर, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, इधर से माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया तो मैं आर को भी इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो आपके पास ये समीकरण जो निकल के आएगा वो समीकरण आपके पास ये आ जाएगा डी आर, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ आर को आर की तरफ यानी आर वाले को एक तरफ कर लेता हूँ, बाकी राशि को दूसरी साइड ले जाता हूँ। तो मैं इधर डी आर था और ये जो आर है ये इधर है, के गुणा में तो इधर आएगा, तो डिवाइड में भाग में आएगा ना, डिवाइडेशन में, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा आर और इधर क्या आ गया माइनस के डी टी। ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है ये आपका क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, अवकल, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल वेग समीकरण है। ये क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, फर्स्ट कोटि रिएक्शन के लिए अवकलज वेग समीकरण, ठीक है, अवकलज वेग समीकरण है। तो आपको बीच में से भी पूछा जा सकता है कि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण होगा, तो आप बता देंगे ये वाला होता है, ठीक है। चलिए अब इस समीकरण एक का बोथ साइड, दोनों साइड क्या करता हूँ मैं, समाकलन करता हूँ। समीकरण एक का दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, ठीक है। चलिए समाकलन करेंगे तो जाहिर सी बात है लिमिटेशन आएगी, लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट क्या होगी हमारी, जैसे उसमें ली थी हमने प्रारंभिक लिमिट, ठीक है, हाईएस्ट यानी फाइनल और इनिशियल लिमिट लेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे फाइनल लिमिट क्या है, फाइनल लिमिट तो है आर और पहले वाली लिमिट क्या है आर नॉट, तो इनिशियल और अपर यानी फर्स्ट और लास्ट लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और यहाँ क्या लिख देंगे डी आर अपॉन आर, ठीक है, और इधर भी लिमिटेशन लगाएंगे, तो टी प्रारंभ में क्या जीरो, बाद में क्या है टी माइनस के डी टी। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पूरे जनरली इस समीकरण में पहले वाले समीकरण में दो ही फॉर्मूले काम में हैं समाकलन के, वो मैं यहाँ समझा देता हूँ जिन बच्चों को समस्या है। तो देखिए यदि ऐसा लिखा हो x dx, ठीक है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे n इक्वल टू x की पावर n माइनस 1, ठीक है, n प्लस 1, एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है। एक आप यदि आपके पास यहाँ क्या हो कांस्टेंट राशि हो, चलो हम अपने वाले की बात कर लेते हैं, क्यों फालतू में एक्स्ट्रा बताना। यदि आपके पास आ जाए यहाँ कोई कांस्टेंट राशि आ जाए, क्या आ जाए कांस्टेंट राशि आ जाए और उसका फलन ज्ञात करना या उसका समाकलन करना हो, तो कांस्टेंट राशि का उसी के फलन में ही क्या होगा समाकलन होगा। जैसे x के सापेक्ष करेंगे रिस्पेक्ट में तो x हो जाएगा। यदि ऐसा लिखा होता यहाँ पे db लिखा होता और यहाँ कोई कांस्टेंट राशि कुछ भी होती तो या न भी होती तो हम एक मान लेते हैं, तो इसका क्या हो जाता b हो जाता। यदि ऐसा लगा होता dy तो यहाँ y हो जाता, ठीक है। ये होता है एक तो फॉर्मूला, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था। एक फॉर्मूला ये होता है कि यदि कोई राशि आपके पास लिखी है कोई इस प्रकार से संख्या और यहाँ लिखा 1/x और dx, ठीक है, तो उसका समाकलन क्या होगा log x, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास है log x, ठीक है, ऐसा लिखा हो। तो यदि हमारे पास r है तो हम यहाँ r मान लेंगे और यहाँ पे क्या है dr है, तो dr समझ लो, देखो ये ऐसी टर्म है कि नहीं है, ये रही हमारे पास,
इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, मैं डी आर को साइड में लिख दूँ 1/1/r, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log r, क्या हो जाएगा, log r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा इधर देखेंगे तो देखो k के बाहर निकाल लेंगे, k क्या है, कांस्टेंट राशि है, नियत राशि, उसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो मैंने अभी बताया था यदि कांस्टेंट राशि का निकालना हो किसी के सापेक्ष, जैसे t के सापेक्ष निकालना है यहाँ, तो क्या हो जाएगा t, यदि y के सापेक्ष होता तो y, z के सापेक्ष होता तो z, ठीक है। तो ये दो बातें आपको फॉर्मूले में ध्यान रखनी है। चलिए अब हम यहाँ पे समाकलन करते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, इसका समाकलन आया log, ठीक है, समाकलन आ गया आपके पास log। अब ये भी आपको सोचना है कि ये जो लॉगरिथम है ना, ये लॉगरिथम जनरल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ln मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये लघुगुणक नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को ln लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ln, तो log ln r, ठीक है। अब बताइए इसकी पावर, इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या हमारे पास, r नोट से r, तो यहाँ लिख देंगे r नोट r। ध्यान दीजिए कि ln का मतलब है कि इसको 2.0303 से 2.303 से मल्टीपल करेंगे तब जाके log e बेस बनेगा। अभी बेस इसका क्या है, नेचुरल है, तो नेचुरल ln को ऐसे लिखा जाता है ln, पूरा log नहीं लिख सकते। तो ln r, और इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, r नोट से r, या r इनिशियल से r। इसका इधर करेंगे समाकलन तो माइनस k, और मैंने कहा था इसके सापेक्ष करेंगे, k को तो बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास यही तो बनेगा, माइनस के इधर आ गया dt, तो dt इसका क्या आ जाएगा t, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको, क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और इस t की पावर, t की जो पावर है या लिमिटेशन वो क्या है, 0 से t है, और साथ में समाकलन जब भी होता है उसके साथ एक कांस्टेंट राशि जुड़ती है c, ठीक है, जब भी समाकलन करते हैं उसके साथ एक कांस्टेंट राशि जुड़ती है c, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं समीकरण की। तो हमारे पास ये समीकरण निकल के आ गया, लिमिटेशन रख देंगे, ठीक है। अगर लिमिट रख रहे हैं तो ये कांस्टेंट जोड़ने की कोई जरूरी नहीं होती, जोड़ेंगे तो लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। आपके पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, log की जगह ln यूज कर रहे हैं हम, नेचुरल ln, तो अपर लिमिट क्या है r, और लोअर लिमिट क्या है माइनस ln r नोट या r इनिशियल इक्वल टू क्या गया, माइनस k, और t में क्या लिखेंगे, t माइनस 1, t माइनस 0 लिख देंगे, क्योंकि अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है। यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल के आ गई, वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये आ गई ln नेचुरल लॉग r इक्वल, इस माइनस वाली संख्या को मैं उधर लेके जाऊँ, चलो मैं एक बार अगले समीकरण में, अगली पद में ले जाता हूँ इसको, इस साइड ट्रांसफर करके पक्षांतरण करेंगे, t माइनस 0 से t आएगा। चलो अब कर लेते हैं, अब यहाँ से क्या लिखता हूँ मैं, ln r, मैं क्या करता हूँ, ये r नोट वाली टर्म है ना, इसको क्या करता हूँ, इनिशियल वाली को उधर ले जाता हूँ, तो इधर देखो माइनस के है, और इसको लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। बट ये माइनस के टी तो किसका है, माइनस का ही तो है अभी भी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का ln, और ये आ जाएगा r इनिशियल। किसी को कोई समस्या है? चलिए अब यहाँ से देखिए, इस समीकरण की हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। y बराबर, सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c, दिखाई दे रहा है, c की जगह देखो ये रहा log यानी ln r नोट, ये तो आपका क्या हो गया, अंतःखंड इंटरसेक्ट हो गया। अक्ष की जगह, अक्ष पे क्या लेना आपको, t को, समय को लेना है, और m आपका क्या है, स्लोप है, ढाल, वो क्या होगा, माइनस के है, और y पे क्या लेना आपको, ये कंसंट्रेशन लेनी फाइनल, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ नोट करेंगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है, ग्राफ नोट करेंगे तो आपके पास इधर तो आएगा t समय, क्योंकि एक्स पे किसको लेना, समय को, यहाँ m स्लोप कितनी है, माइनस, लेकिन उससे पहले इंटरसेक्ट भी है ना, तो जब भी अंतःखंड होगा तो कुछ जगह हम छोड़ के फिर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव में इंटरसेक्ट है तो ऊपर की तरफ छोड़ेंगे, नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट बच गया आपका, क्या है, ln r नोट, और ये आपका y एक्स पे किसको लेना आपको, ln r को, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब माइनस के है, ध्यान दीजिए, यदि प्लस के होता, मैंने कहा था m की वैल्यू, स्लोप की यदि ढाल की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हम इसी ग्राफ को कहाँ लिखते हैं, ऊपर की तरफ, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए किधर लेके आएंगे इस ग्राफ को, नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है, सॉरी, ये नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से ये ग्राफ एक रिप्रेजेंट कर देंगे, या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। ग्राफ बनाना आ गया ना,
इसका कंपेयर करेंगे y बराबर mx प्लस c से। c की जगह log क्या है तो इंटरसेक्ट काट देंगे हम इतना ऊपर छोड़ के। इंटरसेक्ट का मतलब यही होता है कि अगर पॉजिटिव हो तो उतना ऊपर छोड़ के बनाएंगे, नेगेटिव होता तो इस जीरो से नीचे की तरफ छोड़ के इतना फिर नीचे ग्राफ बनाते। और स्लोप का मतलब होता है माइनस में है तो वैल्यू को हमेशा नीचे की तरफ, ग्राफ को नीचे की तरफ लेके आएंगे, पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ ले जाते रहिए y एक्स पे दर्शाते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं इसी समीकरण को और किस रूप में लिखा जा सकता है। मोस्ट समीकरण अभी आने वाला हमारे लिए, अभी तक तो ये ग्राफिक निरूपण था, अब आगे बात करते हैं इसी समीकरण को हम और किस रूप में लिख सकते हैं। चलिए उस समीकरण की हम बात करते हैं कि किस रूप में इस समीकरण को और लिखा जा सकता है। मुझे बताइए, ये नेचुरल लॉग ln लिखा है, ये नेचुरल लॉग ln लिखा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं परिवर्तन। ये देखो जस्ट ऊपर समीकरण लिखा है, इसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए आपके पास लिखा है ln r और यहाँ लिखा माइनस ln r नॉट या इनिशियल इक्वल टू माइनस के टी। ये लिखा कि नहीं लिखा। अगर हमें क्या करना हो इस ln को यानी नेचुरल लॉग को ई बेस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यदि आपके पास ln लिखा है उसको कन्वर्ट करना हो, किस चेंज करना हो किसमें, लॉग बेस ई में, तो हमेशा उस राशि को 2.303 से उस पद को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको गुणा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस संख्या को देखो, गुणा करने से पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। तो आप देखो कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के लिए आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे मेथड लगाएंगे, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 2.303 log ई बेस लिख सकते हो इसको, माइनस इसको भी 2.303 log ई बेस आर नोट और माइनस क्या आ जाएगा के टी। ध्यान दीजिए उसी ग्राफ को देखो मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ये ln लगे थे जिस समीकरण में पहले मैंने देखा था ln लगे थे, वहां पे क्या किया ln की जगह यानी नेचुरल लॉग की जगह मैंने log ई बेस ले लिया और 2.303 से उनको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जैसे आपने गुणा किया तो गुणा करने के बाद आपके पास ये समीकरण आ गया। अब देखिए इसको फिर से उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास ये समीकरण बन के क्या आएगा, आपके पास आएगा 2.303 और ये आ गया log ई बेस। ठीक है, ई बेस हो गया यहाँ पे ई बेस और यहाँ लिखा था r, तो r और यहाँ जाएगा माइनस वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे प्लस का, तो माइनस के टी और आ जाएगा प्लस का 2.303 और log ई बेस r नोट। ऐसा है कि नहीं है। अब देखो क्या करना हमें, इसका y बराबर mx प्लस c से हम नहीं कर सकते कंपैरिजन। क्यों, क्योंकि yx हमने समीकरण तो यही पढ़ा है सरल रेखा का कि y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c। लेकिन देखो y के साथ यहाँ पे कुछ संख्या गुणा है, मल्टीपल है ना, तो इस मल्टीपल को हटाने के लिए क्या किया जाए, पूरे पद को, पूरे समीकरण को किससे डिवाइड कर देंगे 2.303 से। यानी प्रत्येक पद के प्रत्येक यानी इस समीकरण के इस इक्वेशन की प्रत्येक टर्म को, ठीक है, प्रत्येक पद को हम क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, 2.303 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बताइए यहाँ पे भाग लगाएंगे 2.303 का, मैं ये कर देता हूँ तो ये कट जाएगा, इधर भाग लगाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 2.303, इससे भाग लगाएंगे तो 2.303 आपका ये कट जाएगा, एक पद और आएगा, मैंने यही काम कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, आपको एक पद और लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये बच गया समीकरण, क्या आया log ई बेस r और आपके पास आ गया log माइनस के टी प्लस log ई बेस r नोट और इसके डिवाइड में क्या लिखा है 2.303 ये लिखा। चलिए इसका भी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं y बराबर mx प्लस c से। तो बताइए कैसे करेंगे, वही आपको क्या करना है, ये लिखा y, ये लिखा m, ये लिखा x प्लस c, तो c की जगह तो इंटरसेक्ट है ही आपका, t की जगह t पे किसको लेना है, x पे t को लेना है, y x पे किसको r को लेना है, और m की जगह क्या माइनस k अपॉन 2.303। तो इसका ग्राफिक निरूपण करेंगे तो कैसे बनाएंगे ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ को ऐसे बनाएंगे, ये बनाने के बाद आपको x पे किसको लेना है, t को, ये t लिया, इधर किसको लेना आपको log ई बेस r को। ध्यान दीजिए पहले वाले और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं, बस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कंसंट्रेशन, इनका इसका ही फर्क आएगा और एक स्लोप चेंज होगी। देखो यहाँ पे पिछले वाले में क्या था, ln r था, अब log e हो गया। ठीक है, और यहाँ पे t था, t है। अब इंटरसेक्ट पीछे वाले में कितना काटा था हमने, यहाँ कितना छोड़ दिया था, वो देखो इंटरसेक्ट वहां पे क्या था, log ln था ना नेचुरल में, ln r नॉट, यहाँ पे क्या है ln नहीं है, क्या है log e r नॉट। ठीक है, वो छोड़ देंगे।
स्लोप वहां पे हमारे पास क्या आया था, स्लोप माइनस के था, लेकिन यहाँ पे के नहीं है, माइनस का के अपॉन 2.303, तो नीचे की तरफ आएगा माइनस है, तो ये तो पहली कंडीशन है ही। साथ में क्या आ गया, स्लोप टेन थीटा बराबर, स्लोप बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस के अपॉन 2.303। इस प्रकार से इसको आप हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए यहाँ से ये वाले समीकरण में फिर से लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। चलो इसी समीकरण को मैं लिखता हूँ और फिर इसके लिए हाफ लाइफ और ज्ञात करते हैं, अर्धायुकाल कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ इसी समीकरण की, ये जो पहले लिखा था 2.303 से गुणा नहीं किया उस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास समीकरण आया था, इससे जस्ट पहले वाला समीकरण क्या था, log e बेस, यहाँ आ गया था आपका r और यहाँ क्या था 2.303 और माइनस यहाँ था 2.303 log e बेस, और आपके पास यहाँ आ गया था r नोट और यहाँ आ गया था माइनस के टी। ऐसा समीकरण आया था ना हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए थोड़ा सा परिवर्तन करना मुझे क्या करना है, पहला तो कि इस पूरे पद को वो माइनस चिन्ह हटाने के लिए, इस पूरे पद को वो माइनस चिन्ह हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, गुणा कर लेता हूँ। और किससे गुणा करता हूँ, मैं इसको पूरे पद को माइनस से गुणा कर लेता हूँ, किससे, माइनस से। तो इसको माइनस से गुणा करेंगे तो देखो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये वाली आर नोट वाली टर्म किसकी हो जाएगी, प्लस की, और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आपके पास समीकरण निकल के आएगा के टी बराबर, आपके पास आ जाएगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ प्लस वाले को 2.303 और ये आ जाएगा आपके पास log e r नोट, ये तो प्लस का हो गया, ये भी प्लस का, ये माइनस का हो गया, तो माइनस 2.303 log और e r आ गया। अब देखो इस पूरे पद में, दोनों पद में क्या चीज कॉमन है, एक तो कॉमन है 2.303 कॉमन है, ठीक है, उसको मैं कॉमन ले लेता हूं, तो आपके पास क्या बचा, log e r नोट माइनस log e बेस r, यही बचेगा हमारे पास, यही बचेगा ना। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसमें से ध्यान दीजिए, आपको एक मैंने लिखवाया था log e mx या a माइनस log e बेस b, ऐसा लिखा हो तो ऐसे हमने एक लिखा था डिवाइड वाला रूल, log e बेस a अपॉन b। यदि डिवाइड में लिखे हो तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसे लिखे हैं तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है। ये बात हो गई थी प्रारंभ में, मैंने बताया थे लॉगरिथम के फॉर्मूले। चलिए तो इसको मैं लिखता हूँ इसी फॉर्मूले को यूज करके। तो यहाँ पे आपके पास ये है ही के टी, तो आप सॉरी, तो के टी इक्वल क्या जाएगा 2.303 और log e बेस r नोट बैठ गया। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक नहीं है, तो अब हमें क्या चाहिए, ये टी निकालना, तो टी का फॉर्मूला लगा देंगे, टी इक्वल टू के को डिवाइड में ले आएंगे तो क्या जाएगा 2.303 अपॉन के, और ऊपर क्या जाएगा यहाँ पे log e बेस r नॉट और r। ये हमारा समीकरण नंबर 3, 2 जो भी दे रहे हैं हम पीछे से, तो ये वो समीकरण है। ये समीकरण हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस समीकरण की सहायता से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस समीकरण की सहायता से प्रथम कोटि अभिक्रिया के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सोल्व किए जाएंगे, ठीक है। सपोज करो ये काम कहाँ आएगा, देखो मैं बताता हूँ ये कैसे काम आएगा। मान लो किसी अपक्रिया में आपको कहा जाएगा कि एक प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट है, वेग नियतांक की वैल्यू ये है, उसमें रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता ये है, फाइनल सांद्रता, अंतिम सांद्रता ये है, तो बताइए उस अपक्रिया को संपन्न होने में कितना समय लगेगा। के यहाँ देकर समय दे देगा, तब कहेगा एक अपक्रिया जिसको प्रारंभिक की सांद्रता इतनी है, रिएक्टेंट की अंतिम सांद्रता ये है, प्रारंभ से अंतिम सांद्रता होने में समय लगेगा 20 मिनट 40 मिनट, तो बताइए उसके लिए रेट कांस्टेंट के को यहाँ लिया और टी को यहाँ, तब ये ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजें ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे किसकी, अर्ध आयु काल की, ठीक है, हाफ लाइफ की बात कर लेता हूँ, ठीक है। हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करेंगे आप शून्य कोटि अपक्रिया, सॉरी प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए, ठीक है। चलिए हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। सबसे पहले आपको हाफ लाइफ का मीनिंग आपको मैंने
बताया था क्या होता है टी हाफ, या क्या हो सकता है टी 50%, यही तो होगा। यानी ऐसी अभिक्रिया में ऐसा समय या ऐसी स्थिति जहां पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन से घट के क्या हो जाए, प्रारंभिक से आधी हो जाए, इनिशियल की आधी हो जाए, या फिर कहते हैं 50% प्रोडक्ट बन जाए और 50% रिएक्टेंट बचे, तो वहां तक लगे हुए समय को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो कुछ नहीं करना, जनरली आपको जो समीकरण, जो ये समीकरण लिखा हुआ समीकरण नंबर 3, इसमें प्रारंभ की बात करेंगे, प्रारंभ से लेकर अंत तक की, तो टी की जगह तो टी हाफ रख देना, जैसे पीछे किया था शून्य कोटि में, टी की जगह टी हाफ रखना, आर नोट की जगह क्या रखना है, आर नोट की जगह आपको सॉरी आर की जगह क्या रख देना है, जो रिएक्टेंट की वैल्यू है वो कितनी बच गई, प्रारंभिक ये जो लास्ट फाइनल है रिएक्टेंट की, ये वैल्यू कितनी बचेगी, आर नोट की आधी, आर नोट की आधी। तो इसकी जगह आर की जगह किसको यूज कर लेंगे, आर की जगह हम आर नोट 2 को, यानी इनिशियल की हाफ कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। और समय टी की जगह क्या यूज करेंगे, टी की जगह टी हाफ रख दो इस समीकरण में, या 50% रख दो, चलिए रखते हैं। तो रखो यहाँ पे समीकरण में, तो समीकरण 3 में वैल्यू या मान रखने पर, वैल्यू पुट करने पर आपके पास क्या आएगा बताइए, टी हाफ आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन के log ई बेस आर इनिशियल ऊपर, तो नीचे आर की जगह क्या यूज करना है, आर इनिशियल डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, ये यूज करना है। यहाँ 2 को कहाँ ले जाएंगे मल्टीपल में, तो आपके पास ये समीकरण ऐसा आएगा 2.303 के इक्वल नहीं log ई क्या आ जाएगा, 2 तो ऊपर मल्टीपल में आ गया, तो यहाँ से आपके पास बचा आर नोट ऊपर, नीचे भी क्या बचा आर इनिशियल या आर नोट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मल्टीपल में 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए आपके पास क्या बचेगा, टी हाफ, स्टार्टिंग से लिख देता हूँ, टी हाफ 2.303 अपॉन के मल्टीपल, बताइए यहाँ पे क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, तो log ई बेस 2 बचा, इसकी वैल्यू आप जानते हैं log ई बेस 2 की कितनी होती है, करवाई थी ना 0.3010, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी हाफ बराबर 2.303 गुणा कर लेंगे उसको 0.3010 से, log 2 की वैल्यू से गुणा करेंगे, नीचे क्या है के, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू क्या होती है 0.693, क्या होती है टी हाफ 0.693 के, ये वैल्यू ये हो गई किसके लिए, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसी कोई समस्या है, चलिए ये हाफ लाइफ हो गई इसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अब देखो क्या इस हाफ लाइफ में कोई इनिशियल या फाइनल कंसंट्रेशन का कोई टर्म है, पद है, आर नोट का कोई पद है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम कोटि अभिक्रिया जो होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया जो होती है उसकी हाफ लाइफ, उसकी अर्धायुकाल कभी भी उसके रिएक्टेंट की प्रारंभिक या अंतिम सांद्रता पर निर्भर नहीं कर सकता, नहीं करती। तो आपको ध्यान रखिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी कोटि अभिक्रिया, निम्न में से कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए उसकी अर्धायुकाल प्रारंभिक व अंतिम सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। नीचे ऑप्शन में मिलेगा फर्स्ट कोटि, सेकंड कोटि, शून्य कोटि या थर्ड कोटि। तो आप सीधा करेंगे फर्स्ट कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें उसकी हाफ लाइफ किस पे डिपेंड नहीं करती, प्रारंभिक यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे और फाइनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया। चलिए आप कुछ एग्जांपल इसके वो पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं वो पढ़ते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ इसके एग्जांपल दिए गए हैं वो हम पढ़ते हैं। पहले एक बार ग्राफ नोट कर लेता हूं मैं। ग्राफ देखिए आपके पास क्या आया था, टी हाफ की वैल्यू लिखता हूं पहले मैं। टी हाफ की वैल्यू आपके पास क्या आई थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन के। अब देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे कोई सी वगैरह कुछ है, नहीं है ना, इंटरसेक्ट है नहीं। इसका मतलब सीधा ग्राफ क्या आएगा, ये कोई वैल्यू 6.30 मान लेते हैं, यहाँ तक है ये वैल्यू, तो सीधा आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये किसके मध्य हो गया, समय टी के बीच, ठीक है, और साथ में किसमें वाई एक्स को लेना टी हाफ को,
ठीक है। और यहाँ किसको लेना है आपको, एक्स पे कंसंट्रेशन को, इनिशियल को। तो इनिशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। सांद्रता इधर देखो, कोई सांद्रता बढ़ थोड़ी रही है, एक निश्चित है ये समय, यहाँ से सीधी जा रही है। तो देखो इधर चलेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, है ना, सांद्रता तो सेम ही है, वो उतनी चल रही है, समय तो उतना ही रहेगा ना, टी हाफ। तो ये इसका ग्राफ होगा टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए याद किया था, वैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं वो आपको याद रखने हैं, जो आपको दे रखे हैं। पहला तो है आपकी बुक में दे रखा है, एक तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, यानी N2O5 का वियोजन। एक तो याद रखना आपको, N2O5 को वियोजित करते हैं, यदि N2O5 को वियोजित करते हैं तो ये किस में टूटेगा, एक तो NO2 बनाएगा, प्लस में ये क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, क्या बनाएगा, O2, ठीक है। इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, NO2 प्लस में O2 बनेगा, ये हाफ बन जाएगा, ये 2 बन जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 ही है ना। चलिए 2 नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 5 है, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, हो गया। तो नाइट्रोजन का वियोजन या डिकम्पोजिशन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, यदि N2O, ये तो N2O5 था, यदि N2O का डिकम्पोजिशन करेंगे, इसका भी वियोजन करेंगे ताप की उपस्थिति में, ये भी टेम्परेचर की गर्म करेंगे या ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे, तो ये भी वियोजित होगा और क्या बनाएगा, N2 प्लस हाफ O2। तो ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यदि आपको दे दिया जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2, ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको भी यदि वियोजित करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वियोजित करेंगे तो एक इसमें टूटेगा जल में, और साथ में क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। तो ये भी क्या है, प्रथम कोटि, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यदि आपको क्या दे दिया जाए, रेडियम दे दिया जाए, जैसे ये रेडियम है, और इस रेडियम में से अल्फा पार्टिकल निकाले जाए, कौन से पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का वियोजन किया जाए, रेडियम में से अल्फा पार्टिकल। तो रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 88, कितना होता है, 88, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है भाई, 236, 236 इसका क्या होता है, या 226, 226, हाँ 226 होता है। 226 का क्या होता है, एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कह सकते हैं। ये तो क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, और ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। आप जानते हैं जब भी अल्फा निकलेगा, अल्फा का मतलब क्या होता है, He का इस प्रकार से निकलना क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का वियोजित होता है। तो बताइए, इसको यदि इसमें से निकालेंगे तो देखो नीचे एटॉमिक नंबर में कितना माइनस करना है, 2, और मास नंबर में से 4, तो आपके पास क्या जाएगा, ऊपर तो 222 आएगा, नीचे आ जाएगा 84, और 84 पे कौन सी गैस होती है, सॉरी 86 आएगा ना, 2 माइनस करेंगे, 86 पे कौन सी होती है, रेडॉन, कौन सी गैस होती है, रेडॉन। तो आपका इस प्रकार से ये ध्यान रखना कि रेडियम में से अल्फा पार्टिकल वियोजन भी क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इसके अलावा यदि आप एथीन पे हाइड्रोजन का क्या करें, योग करें, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम, एथीन होती ना, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 को एच, और इन लगाना, तो एथीन मतलब इस पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, हाइड्रोजन का क्या करेंगे, वियोजन करेंगे। तो ये जो रिएक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी, H2H CH2H, और यहां से क्या बनेगा आपके पास, CH3 एथेन बन जाएगा। एथेन से क्या बन जाएगा, एथेन। ये भी क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण। चलिए, ये तो प्रथम कोटि अभिक्रिया तब बात करें जब पार्टिकल हो, जब कण हो। यदि आपके पास जो रिएक्टेंट है वो कण या फिर सॉल्यूशन विलयन की उपस्थिति में लिक्विड न हो, वो गैस हो, तब क्या होगा। तब ध्यान रखना, ये वाले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो अभी तक इक्वेशन समीकरण निकाले ये लागू नहीं होंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में गैसेज रिएक्टेंट के लिए
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके क्या हैं, लिक्विड और सॉलिड हैं, तब तक तो ये क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन यदि आपका रिएक्टेंट कैसा है, गैसेज अणु है या पार्टिकल गैस में है रिएक्टेंट, तब ये फॉर्मूले लागू नहीं होंगे, तब हम दूसरे फॉर्मूले उसी टाइम फॉर्मेट करेंगे। और इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर में अब ऑर्डिनल समीकरण और कुछ चीज़ें, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी वगैरह थोड़ा सा बचा है, लगभग 30-40 मिनट का। उसके बाद ये लेसन पूरा हो जाएगा और जल्दी हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।